नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल उड़ान पढ़ाई अड्डा पर। मैं सत्येंद्र कुमार और आज हम बात करेंगे भाई दक्कन के पठार पर। यानी आज हमारा जो लेक्चर है हम बात करेंगे दक्कन के पठार के बारे में और किस प्रकार से जो हमारा दक्कन का पठार है, किस प्रकार से इस पठार का निर्माण हुआ, किस प्रकार से इसे हम जो है कि बनाते हैं या किस प्रकार से ये कितने विस्तार में फैला हुआ है। तो इन पूरे टॉपिक पर हम बात करेंगे। और इससे पहले हम अपने पहले लेक्चर में जो है कि हम प्रायद्वीपीय पठार के जो फर्स्ट पार्ट था हमारा, उसमें हम सारी चीज़ें कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें कि हम लोगों ने मालवा के पठार के बारे में, बुंदेलखंड के पठार के बारे में, छोटा नागपुर का पठार और मेघालय का पठार, ये सारे पठार जो है कि हम कवर कर चुके हैं। और आज हम जो है कि इस लेक्चर में बात करेंगे आपके दक्कन के पठार के बारे में। हम किसकी बात करेंगे? दक्कन के पठार के बारे में हम लोग यहाँ बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमारा दक्कन का पठार है, यानी आज हम जो बात करने वाले हैं द डेक्कन प्लेटूज की जो बात करेंगे। जो हमारा दक्कन का पठार है जो पूरी तरीके से एक दक्कन ट्रैप की तरह यूज़ किया जाता है, या हम ये भी कह सकते हैं कि भाई हमारे जो प्रायद्वीपीय भारत का जो हिस्सा है, सबसे पहले हमारा यही ट्रैप बन करके तैयार हुआ, जिसे कि हम दक्कन का पठार कहते हैं। जो कि दक्कन के पठार के साथ साथ यहाँ हम उन सभी पर्वतों के बारे में पढ़ेंगे जो कि यहाँ दक्कन के पठार में आपका जो ईस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट है, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए हम शुरुआत करते हैं आपके दक्कन के पठार के बारे में। तो दक्कन के पठार के बारे में सबसे पहला पॉइंट यही आता है कि यह पठार, अगर हम इसके आकार की बात करेंगे तो यह पठार कैसा है? त्रिभुजाकार है। कैसा है? त्रिभुजाकार। ये पठार जो है कि हमारा कैसा भाई? ट्रायंगल शेप में है। क्लियर है? ट्रायंगल शेप में बना हुआ है। और ट्रायंगल शेप के कारण, यानी कि जब हम दक्कन ट्रैप की बात करते हैं या दक्कन के पठार की बात करते हैं, तो यहाँ हम जो है कि अनेक पठारों के साथ साथ कई सारे पठार, कई सारे राज्यों को अलग अलग तरीके से डिवाइड करेंगे। तो हम उसी प्रकार से जो है कि इस दक्कन के पठार को पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है भाई कि यह आकार में कैसा है? त्रिभुजाकार है, ट्रायंगल शेप में बसा हुआ है। कैसा है? ट्रायंगल शेप में बना हुआ है। और ट्रायंगल शेप के साथ साथ में अगर हम इसके एरिया की बात करते हैं या हम इसकी स्टेट्स की बात करते हैं, तो भाई ये हमारे भारत के जो दक्षिणी राज्य हैं, कैसे राज्य हैं? जो हमारे दक्षिणी राज्य हैं, तो उन राज्यों में ये फैला हुआ है। जैसे कि हम महाराष्ट्र की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, उड़ीसा की बात करें, आंध्र प्रदेश की बात करें, तमिलनाडु की बात करें, केरल की बात करें, तो ये सारे के सारे जो हमारे दक्षिणी राज्य हैं, तो इन सभी राज्यों में जो है कि हमारा दक्कन का पठार बसा हुआ है। और जिसमें कि मैंने आपको बताया था भाई कि जो दक्कन का पठार है, हमारा जो दक्कन का पठार है, और इस पठार में हम अनेक ऐसी चीज़ों को कंप्लीट करते हैं जो कि भाई मोस्टली सारी चीज़ें यहाँ पर बनी होंगी। मोस्टली तरीके से हम उन्हीं चीज़ों को कवर करेंगे जो आपके इम्पोर्टेंट पार्ट्स ऑफ दक्कन के पठार से संबंधित जितने भी पार्ट्स होंगे, हम उन्हीं पार्ट्स पर बात करेंगे जो कि आपके दक्कन के पठार से ही संबंधित होगा। तो सबसे पहला पॉइंट क्या आता है कि भाई दक्कन के पठार की अगर हम बात कर रहे हैं तो यह पठार कितने एरिया में फैला हुआ है? तो भाई लगभग 7 लाख किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। कितने किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है? 7 लाख किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। और जिसमें कि अगर हम इसकी हाइट्स की बात करते हैं तो लगभग भाई 500 से 1000 मीटर, कितना है? 500 से 1000 मीटर जो है कि इसकी ऊंचाई है। जहाँ हम इस दक्कन के पठार की बात कर रहे हैं तो ये इसकी ऊंचाई की बात करते हैं। और ऐसा ही नहीं है, अगर हम इसकी बात करते हैं तो भाई इनसे भी ऊपर जाते हैं, तो यहाँ पर उनसे भी ऊपर ऊंचाइयों पर, अधिक ऊंचाइयों की बात करते हैं, तो ये पूरी तरीके से बसा हुआ है। अगर इसके निर्माण की बात करी जाए कि भाई इसका निर्माण किस प्रकार से हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि भाई इस पठार का निर्माण, यानी दक्कन के पठार का निर्माण ज्वालामुखी के लावा से हुआ है। किससे है? ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा से हुआ है। क्लियर है भाई?
ज्वालामुखी के लावा से निकल कर के जो है कि इसका निर्माण किया गया है, तो इसलिए हम ज्वालामुखी पठार के नाम से भी बात करते हैं कि ये भाई ज्वालामुखी का पठार है। कैसा पठार है? ज्वालामुखी निर्मित पठार है, और जो कि इसके लावा से मिलकर बना हुआ है, जिसमें कि भाई क्या है, रवेदार सेल उपस्थित होंगे। कैसे सेल उपस्थित होंगे? रवेदार सेल। या हम यहाँ पर बात करते भाई बेसाल्ट चट्टानें। कैसी चट्टानें पाई जाती हैं? बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती हैं इस पठार के ऊपर। या हम इसमें और भी कई बात करते हैं भाई जीवाश्म रहित चट्टानें, ग्रेनाइट। क्या उपस्थित होगा? ग्रेनाइट। तो इन चट्टानों के मिश्रण से, इन चट्टानों के मिश्रण से जो है कि इस पठार का निर्माण हुआ है। क्लियर हो गया? और इस पठार को, यानी कि जो हमारा दक्कन का जो पठार है, इस दक्कन के पठार में हम अनेक ऐसी चीज़ों को भी कवर करते हैं कि जो यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट्स होंगे। जैसे कि अगर हम बात करते हैं जो हमारा भाई दक्कन का पठार ये है, और दक्कन का पठार की अगर हम बात कर रहे हैं तो कि भाई आपके मध्य प्रदेश से लेकर के और कन्याकुमारी तक पूरा का पूरा दक्कन ट्रैप पर फैला हुआ है। और जो हमारा महाराष्ट्र का पठार है, अगर हम इस पठार की बात करते हैं तो भाई सबसे अधिक क्षेत्र जो है कि ये दक्कन के नाम से प्रसिद्ध है, जिसे हम दक्कन ट्रैप कहते हैं। यानी पूरा महाराष्ट्र का जो पठार है, अगर हम यहाँ पर अलग अलग पठारों में से विभाजित करेंगे तो पूरा दक्कन ट्रैप या दक्कन के पठार को भाई अलग अलग नामों से जाना गया है। और जिसमें कि हम अलग अलग पठारों की बात करते हैं, जिसमें कि हम सबसे पहले बात करेंगे आपके सतपुड़ा पहाड़ी के बारे में, या सतपुड़ा पर्वत रेंज के बारे में। श्रृंखला कहें, पर्वत कहें, ठीक है भाई, सतपुड़ा पहाड़ी या सतपुड़ा रेंज के बारे में। और इसके बाद हम बात करते हैं आपके महाराष्ट्र का पठार, महाराष्ट्र का पठार। और महाराष्ट्र के पठार के साथ साथ ही जब हम यहाँ पर महाराष्ट्र के पठार को कंप्लीट करते हैं तो भाई महाराष्ट्र का पठार ही जो है कि सबसे अधिक फैला हुआ है आपके महाराष्ट्र में। कहाँ फैला हुआ है? महाराष्ट्र में ये पठार फैला हुआ है। क्लियर है? कहाँ फैला हुआ है? ये भाई महाराष्ट्र राज्य में फैला हुआ है। अधिकांश क्षेत्र जो है कि इसका महाराष्ट्र में फैला हुआ है, और इसके कारण हम इसे भाई दक्कन ट्रैप कहते हैं। ठीक है? क्या कहते हैं? दक्कन ट्रैप कहा जाता है। क्लियर? भाई इंक प्रॉब्लम है और कुछ नहीं है। ठीक है? देखिए भाई, तो मैं यहाँ महाराष्ट्र का पठार हो गया। ठीक, महाराष्ट्र के पठार के बाद यहाँ हम कुछ और पॉइंट्स को भी देखेंगे। जैसे कि हम लोग बात करते हैं भाई महानदी बेसिन क्या होता है। तो महानदी बेसिन ये सारे के सारे क्या हैं? दक्कन के पठार के पॉइंट्स हैं, जिस पर हम इसे बांटने का काम करते हैं। ठीक है भाई, महानदी बेसिन हो गया। ओडिशा उच्च भूमि, ओडिशा उच्च भूमि पठार, ओडिशा उच्च भूमि पठार। और इसमें हम बात करते हैं भाई दंडकारण्य। क्या होता है? दंडकारण्य। तो इसे हम दंडकारण्य को भी पढ़ते हैं। और दंडकारण्य के बाद में जब हम दंडकारण्य को कंप्लीट करते हैं तो भाई दंडकारण्य के बाद में हम ऐसे पॉइंट्स को बात करते हैं मोस्टली, जो कि तेलंगाना का पठार। किसकी बात हो रही है? तेलंगाना का पठार। ठीक है भाई, तेलंगाना का पठार, तेलंगाना का पठार। और तेलंगाना के पठार के बाद हम बात करते भाई कर्नाटक के पठार के बारे में। किसकी बात होगी? कर्नाटक का पठार। और कर्नाटक के पठार के साथ साथ हम यहाँ बात करेंगे तमिलनाडु के पठार की। किसकी बात करेंगे? तमिलनाडु के पठार की बात करेंगे। तमिलनाडु का पठार, यहाँ हम लोग तमिलनाडु के पठार की बात करेंगे। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स, और इसी में हम बात करते हैं भाई आपके पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के बारे में। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के बारे में हम बात करते हैं। तो ये सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं हमारे, ये सारे के सारे भाई दक्कन के पठार में ही शामिल हैं। किस में शामिल हैं? दक्कन के पठार में ही शामिल हैं।
और जिसमें से अगर हम ये पूरा का पूरा एरिया अगर हम बात करते हैं तो ये पूरा का पूरा एरिया जो है कि भाई कितने में फैला हुआ है, 7 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। शुरुआत में मैंने आपको बताया था, इससे पहले जब हम क्लास ले रहे थे भाई, इससे पहले जो हमारा लेक्चर था उस लेक्चर में मैंने आपको बताया था जो हमारा प्रायद्वीपीय पठारी भाग है, जो हमारा पूरा का पूरा प्रायद्वीपीय पठार वाला जो क्षेत्र है, तो मैंने आपको बताया था भाई 16 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। मैंने आपको क्लियर किया था भाई पूरा प्रायद्वीपीय पठार जो है कि कितने भागों में फैला हुआ है, 16 लाख वर्ग किलोमीटर में, और जिसमें से भाई 7 लाख वर्ग किलोमीटर पे हमारा केवल और केवल क्या है, दक्कन का पठार स्थित है। पूरा का पूरा दक्कन का पठार जो है कि स्थित है, जो कि भाई ज्वालामुखी के लावा से इसका निर्माण हुआ है। किससे हुआ है? ज्वालामुखी के लावा से इसका निर्माण हुआ है। या हम इससे ये भी इस प्रकार से भी हम इसे प्रदर्शित कर सकते हैं कि भाई इस भाग का निर्माण अफ्रीका प्लेट से अलग होकर के इस प्लेट का निर्माण हुआ है। यानी कि हम ये भी कहेंगे कि हमारा जो प्रायद्वीपीय भारत है जिसका निर्माण भाई अफ्रीकन प्लेट से अलग होने से हुआ है। पूरी तरीके से अफ्रीकन जो प्लेट है उस अफ्रीकन प्लेट से अलग होकर के हमारा ये वाला भाग जो है कि बन करके तैयार हुआ है, और जिसे कि हम पठारी हिस्सा कहते हैं। तो ये आपका पठारी भाग है जो कि दक्कन का पठार है, और इसकी अगर हम आकृति की बात करें तो ये पूरे दक्षिण भारत में फैला हुआ है, दक्षिण भारत में फैला हुआ है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो हम बात करने वाले हैं, तो हम सबसे पहले बात करेंगे भाई आपके पश्चिमी घाट के बारे में, और उसके बाद हम बात करेंगे पूर्वी घाट के बारे में, और फिर धीरे धीरे करके हम इन सभी पॉइंट्स को कवर करेंगे। इन सभी पॉइंट्स को यहाँ पर हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम किस पार्ट की बात करेंगे? आपके पश्चिमी घाट को पढ़ने वाले हम लोग। आज हम जिस घाट की बात करेंगे, वेस्टर्न घाट की बात की जाएगी। किसकी बात होगी? वेस्टर्न घाट, यानी कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो सब लोग भाई तैयार रहिए। और मैं आपको पहले क्लियर कर चुका हूं कि भाई मेरी क्लास जब हुआ करे तो सभी लोग अपने साथ में नोटबुक और पेंसिल लेकर के बैठा करें, जिससे कि आप सभी लोग जो है कि सारे पॉइंट्स को नोट्स कर सकें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग, और आगे बढ़ने के साथ साथ यहाँ हम कुछ पॉइंट्स क्लियर करेंगे। यहाँ पर ये आपने नोट कर लिया होगा पूरा का पूरा, समझ में तो आ रहा है ना? ये पॉइंट तो आप पूरा कवर कर चुके होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। और जिसमें कि हम लोग बात करेंगे केवल पश्चिमी घाट के बारे में। आज हम पूरा पश्चिमी घाट कवर करने जा रहे हैं इस वीडियो में। ठीक है भाई, इस लेक्चर में जो हमारा जो क्लास है, इस क्लास में हम पूरी तरीके से आपके लिए पश्चिमी घाट को पढ़ने वाले हैं। जो आपका वेस्टर्न घाट है, किस प्रकार से इसका निर्माण हुआ, क्या कहाँ से इसकी शुरुआत है, कहाँ से कहाँ तक ये फैला हुआ है, पूरा का पूरा डिस्कस करेंगे हम इस पार्ट में। ठीक है, पश्चिमी घाट, और ये आपके दक्कन के पठार का ही हिस्सा है। जब हम दक्कन के पठार को पढ़ रहे हैं तो इसी का एक हिस्सा है जो हम यहाँ पर कवर करने जा रहे हैं। चलिए भाई शुरुआत करते हैं हम लोग पश्चिमी घाट के बारे में। वेस्टर्न घाट, हम क्या पढ़ रहे हैं? वेस्टर्न घाट को हम पढ़ने जा रहे हैं। वेस्टर्न घाट, ठीक है, पश्चिमी घाट। तो भाई सबसे पहले जो हमारा पश्चिमी घाट है, देखिए शुरुआत कहाँ से होगी, हम वही चीज देखेंगे यहाँ पर। ठीक, देखिए भाई, अगर हम ये हमारा दक्कन पठार है, पूरा का पूरा दक्कन ट्रैप बसा हुआ है,
ये पूरा का पूरा हमारा दक्कन ट्रैप है। और मैं यहाँ पर अब यहाँ से मैं जो है कि इसको कनेक्ट करने जा रहा हूँ भाई। तो ये है आपका पश्चिमी घाट, पूरा का पूरा इस प्रकार से ये फैला हुआ है। ठीक है भाई, कवर करेंगे अभी हम इसे, सारे पॉइंट्स कवर करेंगे। ठीक है, सारे पॉइंट्स इसमें हम कवर करेंगे, एक एक करके सारे पॉइंट्स को हम कवर कर लेंगे। और ये इस प्रकार से, ठीक। अभी मैंने केवल यहां पर आपको बात ध्यान में रखनी है भाई, क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम यहां पर। तो जो हमारा पश्चिमी घाट है, अगर हम हमारे वेस्टर्न घाट की बात करते हैं, अगर हम यहाँ पर पश्चिमी घाट के बारे में अगर हम पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए भाई जो हमारा पश्चिमी घाट है, अगर हम इसकी संरचना की बात करें, इसकी बनावट की बात करते हैं, तो भाई कैसा है, सबसे विकसित क्षेत्र है आपका पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा। अगर हम यहाँ पर प्रश्न करते हैं कि भाई पूर्वी घाट की अपेक्षा जो हमारा पश्चिमी घाट है अधिक विकसित है, अधिक विकसित है, रीजन है। अगर हम इसके रीजन की बात करते हैं तो रीजन क्या जाएगा भाई, क्योंकि भाई पूर्वी घाट जो है कि रिवर्स के अकॉर्डिंग नदियों की वजह से कैसा है, विघटित हो चुका है, विखंडित किया गया है, यानी कि जगह जगह पर इसमें अनेक बार इसे जो है कि भाई टूटा है, मिट्टी का विखंडन हुआ है और मृदा का कटाव होने के कारण कैसा हुआ है, उथला और उल्टा फुल्टा यानी कि ऊपर नीचे हो रखा है, जो कि हमारा पूर्वी घाट है। लेकिन हम बात किसकी कर रहे हैं, पश्चिमी घाट की बात की जा रही है, और जो कि तापी नदी से, यानी कि हम जहां पर बात कर रहे हैं कि भाई तापी नदी के मुहाने से लेकर, तापी नदी के मुहाने से लेकर और ये कन्याकुमारी अंतरीप तक फैला हुआ है, कन्याकुमारी अंतरीप तक फैला हुआ है, कन्याकुमारी अंतरीप तक फैला हुआ है, जो कि लगभग कितने किलोमीटर में बसा हुआ है भाई, 1600 किलोमीटर में बसा हुआ है। कितने किलोमीटर में बसा है, 1600 किलोमीटर में बसा हुआ है। और अगर हम इसमें कुछ और छोटी सी बात करते हैं, या हम इसकी और भी अनेक ऐसी चीजें होंगी, तो भाई ये लंबाई है इसकी, क्या है, ये इसकी लंबाई है, यानी कि यहां से तापी नदी से लेकर के और अंतरीप द्वीप तक, कन्याकुमारी के अंतरीप तक जो है कि क्या है भाई, पूरा का पूरा पश्चिमी घाट है। और इस पश्चिमी घाट में ही तो यहां से और यहां तक की जो दूरी है, लेंथ की अगर हम बात करते हैं, तो भाई कितनी है हमारे पास, 1600 किलोमीटर है। और अगर इसकी ऊंचाई की अगर हम बात करते हैं, तो भाई ये ऊंचाई में कितने ऊंची हैं, तो लगभग 1200 मीटर, कितना है, 1200 मीटर जो है कि ऊंचा है। ठीक है भाई, ये इसकी ऊंचाई की हम बात कर रहे हैं, तो ये क्या है, इसकी ऊंचाई की बात की जा रही है। तो भाई कितने मीटर ऊंचा है, 1200 मीटर ऊंचा है। और जबकि अगर हम भारत की बात करते हैं, तो हिमालय के बाद, हिमालय के बाद भारत का दूसरा ऐसा पर्वत शिखर है जो कि भाई सबसे बड़ा है, यानी हिमालय के बाद सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला की अगर हम बात करते हैं, तो वो क्या है, पश्चिमी घाट है। क्या है, पश्चिमी घाट है, जो कि हिमालय के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा या सबसे लंबा पर्वत श्रेणियों को दर्शाता है। या मैं लिख देता हूं कि भाई भारत की दूसरी लंबी पर्वत श्रेणी है, भारत की दूसरी लंबी पर्वत श्रेणी जो है कि वो क्या है, पश्चिमी घाट है।
और भाई पश्चिमी घाट कहाँ से है, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ भाई, तापी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है, अमरकंटक से होती हुई निकलती जा रही है, ठीक है, और यहाँ खंबात की खाड़ी में गिरती है, यहाँ इसका ये मुहाना है। तो भाई इस मुहाने से, इसका जो ये मुहाना है, तो इस मुहाने से ही हम पश्चिमी घाट की शुरुआत करते हैं, और ये नर्मदा नदी का मुहाना है, नर्मदा का मुहाना जो इसका अंतिम है, और ये आपका भाई कन्याकुमारी है, कन्याकुमारी अंतरीप तक। तो यहां से और यहां तक, यानी यहां से और यहां तक की जो दूरी है कितनी है भाई, 1600 किलोमीटर है। कितनी दूरी में फैला हुआ है, 1600 किलोमीटर में ये फैला हुआ है। अगर इसके आगे हम बात करते हैं तो हम ये भी कह सकते हैं कि भाई यह एक ऐसे पर्वत श्रेणी है, यह एक ऐसी पर्वत श्रेणी है जिसका निर्माण अफ्रीकन प्लेट से अलग होकर के बना हुआ है। जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे भाई, तो सबसे पहले हमारा यही पश्चिमी घाट बन करके तैयार हुआ होगा, क्लियर है। तो इस प्रकार से हम इसे अफ्रीका से पहले इसका निर्माण, अफ्रीका के बाद इस पठार का निर्माण हुआ है, जिसे हम पश्चिमी घाट कहते हैं। क्लियर हो गया। चलिए आगे हम बात करते हैं कि भाई देखिए भाई, इसमें हम आगे की ओर बात करते हैं, तो हमारा जो पश्चिमी घाट है, तो भाई पश्चिमी घाट के उत्तर में किसकी बात हो रही है, उत्तर की बात हो रही है। देखिए भाई, हमने यहां पर पॉइंट कवर कर लिया है, क्योंकि कहीं कहीं स्थान पर इसकी चौड़ाई अधिक है और कहीं कहीं पर इसकी चौड़ाई कैसी है, कम है। कैसी है, कम है, और कहीं कहीं पर अधिक है। जैसे कि हम बात करते हैं, अगर इसके उत्तर की बात करते हैं कि भाई पश्चिमी घाट के उत्तर में, पश्चिमी घाट के उत्तर में अगर हम चौड़ाई की बात करते हैं तो भाई 50 मीटर, कितना है, किलोमीटर में, सॉरी कितना, किलोमीटर में, 50 किलोमीटर में है। और जबकि अगर हम दक्षिण की बात करते हैं तो भाई दक्षिण में ये क्या है, और चौड़ा होता गया है, फैलता गया है, 60 से 80 किलोमीटर ये चौड़ाई में फैला हुआ है। ठीक, अब इसे जो है कि भाई हम दो भागों में विभाजित करते हैं, या पश्चिमी घाट को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, और जिसे हम कहते हैं भाई, पहला पॉइंट क्या कहलाता है, उत्तरी सह्याद्री, उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री। उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री के नाम से भाई जाना जाता है हमारे पश्चिमी घाट को। मैं यहां लिख देता हूं भाई, पश्चिमी घाट को दो पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं, और जिसे हम क्या नाम देते हैं भाई, सह्याद्री कहा जाता है इस पश्चिमी घाट को। जो हमारा पश्चिमी घाट है इसे हम जो है कि सह्याद्री के नाम से जानते हैं। कवर क्लियर है, समझ में आ रहा भाई, समझ में आ रहा है। चलिए अब इसी क्षेत्र के बाद में तो हम ये कह सकते हैं कि भाई उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री, तो मैंने आपको पॉइंट बताया कि भाई महाराष्ट्र से अगर हम उत्तर की ओर जा रहे हैं, यहां अगर हम उत्तर की ओर जाएंगे तो ये क्या है, उत्तरी सह्याद्री हो गया, और जब हम दक्षिण की बात करेंगे तो ये क्या है, दक्षिणी सह्याद्री है। तो यहां पर हम इसे दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जैसे कि भाई ये आपका गोवा शहर है, क्या है, गोवा राज्य है, तो इस गोवा राज्य से आपका 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है कि होकर के गुजरता है। क्या होकर के गुजर रहा है, 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश गुजरता है, जो कि पश्चिमी घाट को कितने भागों में बांट देता है, दो भागों में बांटने का काम करता है। तो भाई इससे ऊपर हम जाएंगे तो ये क्या है, उत्तरी सह्याद्री, और जब हम नीचे की ओर जाएंगे तो ये क्या कहलाएगा, दक्षिणी सह्याद्री। क्लियर हुआ, समझ में आ गया।
तो भाई गोवा के, या हम इस प्रकार से भी हम कह सकते हैं भाई जो हमारा गोवा है तो भाई कितने अक्षांश पर फैला हुआ है, 16.16 डिग्री 3, इस अक्षांश पे जो है कि हमारा गोवा स्थित है, इस अक्षांश पर हमारा गोवा स्थित है, और जो कि 16 डिग्री कुछ अक्षांश से उत्तरी अक्षांश पर जो है कि गोवा से होकर के गुजरती है। और ये जो है कि क्या करती है भाई, पश्चिमी घाट को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, और जिसे भाई हम उत्तरी सह्याद्री कहते हैं, और जो दक्षिण वाला पार्ट है उसे हम दक्षिणी सह्याद्री के नाम से जानते हैं। और इसका जो उत्तरी सह्याद्री है जिसमें कि हम बेसाल्ट लावा से बनकर के तैयार हुआ है, जो हमारी बेसाल्ट चट्टानें हैं, तो भाई बेसाल्ट लावा से बनकर के जो तैयार हुआ है वो क्या है, उत्तरी सह्याद्री है, जो कि आपका बेसाल्ट से बनकर के तैयार हुआ है। और जबकि अगर हम दक्षिणी की बात करते हैं तो जिसमें भी हम बात करते हैं भाई ग्रेनाइट, ठीक है, नीस, इन आदि चट्टानों से मिलकर के बना हुआ है। नीस या ग्रेनाइट आदि चट्टानों के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। तो ये आपका दक्षिणी सह्याद्री है। क्लियर हो गया। अब यहां पर कुछ और पॉइंट्स होंगे, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि भाई पश्चिमी घाट के उत्तर में या उत्तरी सह्याद्री में गिर पहाड़ियां पाई जाती हैं। कौन सी पहाड़ियां पाई जाती हैं, गिर पहाड़ियां पाई जाती हैं, जो कि आपके इस क्षेत्र में ये रही, ये क्या है, हमारी गिर पहाड़ी है। कौन सी पहाड़ियां हैं, गिर पहाड़ियां हैं, ये हमारी गिर पहाड़ियां हैं। और जो भाई किसके लिए फेमस हैं, ये गिर पहाड़ियां फेमस किसके लिए हैं, तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि भाई यहां पर एशियाई सिंह पाया जाता है। क्या पाया जाता है, एशियाई शेर यानी कि सिंह, ठीक है, एशियाई शेर जो है कि यहाँ पर पाए जाते हैं। जैसे कि आपने लायन सफारी गुजरात की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर भाई हमारे बब्बर शेर जो है कि वो एशियाई सिंह जो है कि कहाँ पाया जाता है, गिर में पाए जाते हैं, और जो कि यहाँ पर गिर पहाड़ियाँ हैं तो वो इस वाले क्षेत्र के अकॉर्डिंग यहाँ पर उपस्थित हैं। क्लियर, समझ में आ गया। तो ये आपका भाई यहाँ हमारी क्या पाया जाएगा, एशियाई सिंह पाया जाता है, या हम ये भी कह सकते हैं जो गिर पहाड़ी है किसके लिए प्रसिद्ध है, भाई एशियाई सिंह के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए है, एशियाई सिंह यहाँ पर उपस्थित होते हैं, पाए जाते हैं। क्लियर है। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे यहाँ पर, और जिसमें कि भाई अगर हम पहला पॉइंट बात करते हैं तो यहाँ पर जो हमारा पश्चिमी घाट है, जो हमारा ये पश्चिमी घाट है, तो इस पश्चिमी घाट के अंदर एक पहाड़ी पाई जाती है और जिसे हम कलबुसाई के नाम से जानते हैं। क्या नाम है, कलबुसाई, जो कि आपके महाराष्ट्र में ही फैला हुआ है। अगर हम इसकी बात करते हैं जो हमारा पश्चिमी घाट है तो अधिकांशतः अगर इसकी बात की जा रही तो ये महाराष्ट्र में ही फैला हुआ है। तो ये कौन सी पहाड़ी है, ये कौन सी चोटी है भैया, आपकी कलबुसाई चोटी है। कौन सी है, कलबुसाई चोटी है। और जो कि मैं लिख देता हूं भाई यहां पर, तो ये हमारी कौन सी चोटी होगी, कलबुसाई, कलबुसाई चोटी है। और जो कि भाई 1646 मीटर है। कितनी है, 1646 मीटर है। यह उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी, उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है। कहने का मतलब क्या है भाई, अगर हम पश्चिमी घाट, उत्तरी पश्चिमी घाट की बात कर रहे हैं तो सबसे ऊंची चोटी क्या है, ये है कलबुसाई, 1646 मीटर है। और जबकि अगर हम बात करते हैं भाई महाबलेश्वर, जो कि आपके यहाँ महाबलेश्वर, तो महाबलेश्वर में जो है कि भाई 1438 मीटर है आपकी महाबलेश्वर। महाबलेश्वर कितनी ऊंची है भाई, 1438 मीटर जो है कि ये ऊंची है। महाबलेश्वर 1438 मीटर ऊंची है। और जिसमें भाई अमरकंटक क्या है, अमरकंटक चोटी भी उपस्थित है, अमरकंटक है। और साथ ही साथ में जब हम बात करते हैं जो कि उत्तरी सह्याद्री की दूसरी ऊंची चोटी है, ठीक है भाई, ये इसकी दूसरी ऊंची चोटी है महाबलेश्वर। महाबलेश्वर
कितनी है भाई? 1438 मीटर। और आपको मैं बता दूं कि भाई इस पहाड़ी से ही कृष्णा नदी निकलती है। कौन सी नदी निकल रही है? कृष्णा नदी निकलती है। ठीक है, यहां से कृष्णा नदी निकल रही है आपकी, जो हमारी महाबलेश्वर पहाड़ी है। तो भाई यहां से क्या है? कृष्णा नदी निकलती है और इस प्रकार से इन पर्वतों से होती हुई आगे की ओर बहने का काम करती है। क्लियर हो गया? तो भाई ये तो हो गया आपके उत्तरी सह्याद्री के बारे में। अब यहीं से जब हम आगे की ओर बात करते हैं या कुछ पॉइंट्स और देखेंगे इसमें, तो वो क्या होंगे कि भाई दक्षिणी सह्याद्री की अगर हम बात कर रहे हैं, यहां पर किसकी बात हो रही है? दक्षिणी सह्याद्री की बात हो रही है। तो भाई दक्षिणी सह्याद्री में आपकी दो पहाड़ियां पड़ती हैं, एक होती है आपकी कुद्रेमुख और दूसरी है आपकी पुष्पगिरी। क्या है? पुष्पगिरी और कुद्रेमुख। तो भाई जो आपकी कुद्रेमुख है 1894 मीटर, और जबकि अगर हम पुष्पगिरी की बात करते हैं 1714 मीटर। जहां से भाई पुष्पगिरी, कावेरी नदी कहां से निकलती है? इसी पहाड़ी के पास से निकलती है। जो हमारी पुष्पगिरी पहाड़ी है, या हम बात करें पुष्पगिरी जो पर्वत है, तो यहीं से हमारी कावेरी नदी भी निकलने का काम करती है। ठीक है, तो ये आपके यहाँ है भाई। इस प्रकार से मैं दर्शा देता हूं ये। तो ये आपकी पुष्पगिरी, ये आपकी कुद्रेमुख। तो भाई जो कुद्रेमुख है 1894 मीटर और ये भाई 1714 मीटर। ठीक है, पुष्पगिरी। पुष्पगिरी समझ में तो आ रहा होगा भाई सबके? क्लियर है? अगर समझ में नहीं आ रहा है तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, तो परेशान ना होइएगा। तो यह हम इसे कह सकते हैं कि भाई दक्षिणी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी क्या है? कुद्रेमुख है। और जबकि दूसरे स्थान पर कौन सी है? पुष्पगिरी है। पहले स्थान पर कुद्रेमुख और दूसरे स्थान पर पुष्पगिरी है। क्लियर है? भाई यहां तक आपकी समझ में आ चुका होगा। अब इससे आगे कुछ ऐसे पॉइंट्स आते हैं जो कि हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, जिसमें कि हम बात करेंगे भाई नीलगिरी के बारे में, अन्नाईमुडी के बारे में, अन्नमलाई पर्वत के बारे में। ठीक है, कार्डेमम हिल क्या है, इलायची पहाड़ियाँ क्या होंगी। तो ये सारी की सारी पहाड़ियाँ जो है कि हम इन पूरे पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को मिला करके मिक्स करके पढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग क्या पढ़ रहे हैं भाई? केवल पश्चिमी घाट के बारे में हम बात कर रहे हैं। अभी हम यहाँ पर पूर्वी घाट के बारे में हमने कोई डिस्कस नहीं किया है, केवल और केवल पश्चिमी घाट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो समझ में आ गया होगा भाई उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी क्या है? कलबुसाई, और दूसरे स्थान पर महाबलेश्वर। जबकि दक्षिणी की बात करते हैं तो पहले स्थान पर कुद्रेमुख है और दूसरे स्थान पर क्या है? पुष्पगिरी है। और जैसे कि महाबलेश्वर से क्या निकलती है? कृष्णा नदी। ठीक उसी प्रकार से भाई पुष्पगिरी की पास से ही, यानी जो पुष्पगिरी है, तो पुष्पगिरी के निकट से ही हमारी भाई कौन सी रिवर निकलती है? कावेरी। क्या निकलती है? कावेरी नदी का उद्गम स्थल है, जो कि हम यहां से कवर कर रहे हैं। ठीक है भाई, अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो भाई आप पूछ सकते हो। ठीक है, अगर कोई पॉइंट क्लियर नहीं है तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट्स करके बात। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये पूरा मैं नोट कर देता हूं, आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए भाई। ठीक है, परेशान ना होइएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। आगे हम बात करेंगे इसमें अभी और। समझ में तो आ रहा होगा सभी के? ठीक है, चलिए देखिए, मैं आपको पहले ही बोल चुका हूं कि जब तक आप एटलस नहीं लोगे तो आपके समझ में नहीं आना है।
ठीक है, क्योंकि जो मैं कवर करता हूँ मैं आपको यहाँ बोर्ड पे तो समझा देता हूँ, लेकिन भाई आपको एटलस में ढूंढना भी तो पड़ेगा। जैसे कि मैंने कोई चीज़ बता दी कि भाई यहाँ है, तो आपको एटलस में सर्च करना पड़ेगा कि ये आ गए बिल्कुल सही है, कि हाँ बिल्कुल सही है भाई, सारी चीज़ें वहीं पर होंगी। ठीक है, तो मैपिंग करना बहुत ही ज़रूरी होता है ज्योग्राफी अगर आपको कवर करना है, क्योंकि ज्योग्राफी को हम रट नहीं सकते भाई, इसे हम लोग रट नहीं सकेंगे, क्योंकि रट्टा मारना नहीं है हमको, चीज़ों को कवर कंप्लीट करना है, कलेक्ट करना है, तभी जो है कि हम मोस्टली ज्योग्राफी को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ बता दिया था कि भाई हम लोग उत्तरी सह्याद्री के बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है, और दक्षिणी सह्याद्री के बारे में भी हम बात कर चुके हैं। तो हमारा जो दक्षिणी उत्तरी सह्याद्री है और ये दक्षिणी सह्याद्री, और दोनों ही क्या हैं, पश्चिमी घाट के ही पार्ट्स हैं। ठीक है, क्योंकि जब हम पश्चिमी घाट की बात कर रहे हैं तो भाई पश्चिमी घाट को इस प्रकार से जब हम बनाते हैं तो भाई ये आपका पश्चिमी घाट है। ठीक है, तो हम यहां तक कवर कर चुके हैं इस वाले पार्ट तक। भाई इसके उत्तर की हम बात कर चुके हैं और इसके दक्षिण की भी हमने बात कर ली। गोवा से जब हम, ये गोवा मान लीजिए, तो ये इस प्रकार से जब हम बांटते हैं तो ये दो भागों में बढ़ जाता है। तो यहाँ आपका भाई कलबुसाई, ये आपका महाबलेश्वर, और सेम अगर हम दक्षिण की बात करते हैं कुद्रेमुख और पुष्पगिरी। अब इन दोनों के बाद में जो हम नेक्स्ट अगले लेवल की बात करते हैं तो वो है आपका भाई नीलगिरी पर्वत, या इन दोनों के पास से होकर के जब हम बात करते हैं तो जो हमारा पश्चिमी घाट है, तो पश्चिमी घाट का सबसे मेन पॉइंट है भाई नीलगिरी पर्वत। क्या है, नीलगिरी पर्वत, जो कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन बिंदु है। क्या है, ये दोनों घाट को जोड़ने का काम करता है आपका नीलगिरी। समझ में आ रहा होगा, यानी कि जो हमारा नीलगिरी है ये क्या काम करता है भाई, कि ये दोनों पार्ट्स को जोड़ने का काम करता है, आपके पूर्वी घाट को भी जोड़ने का और पश्चिमी घाट, यानी पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को आपस में जो जोड़ने का काम करता है वो कौन करेगा, नीलगिरी पर्वत करता है। कौन करता है, नीलगिरी पर्वत करता है, या हम इसे भाई एक ग्रंथि भी, पर्वत ग्रंथि कहते हैं, नोट, क्या कहते हैं इसे, नोट के नाम से जाना जाता है भाई, पर्वत ग्रंथि, इसे पर्वत ग्रंथि कहा जाता है भाई, नोट। ठीक, इसे हम पर्वत ग्रंथि कहते हैं, जिसे कि हम नोट कहते हैं। और ऐसा ही नहीं है, इसमें हमारी एक ग्रंथि और पाई जाती है, और जिसे कि हम बात करते हैं भाई अन्नाईमुड़ी पर्वत ग्रंथि, अन्नाईमुड़ी पर्वत ग्रंथि पाई जाती है, और इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे भाई क्या है, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे भाई किस प्रकार से, कहाँ है और क्या काम करती है, सारी चीजें। जैसे देखिए, यहां देखिए आप सभी लोग, मैप में आइए सभी लोग। देखिए भाई, ठीक है, यहां तक तो कवर कर चुके हम लोग, यहां तक हमने कवर कर लिया है। अब इससे आगे हमें क्या करना है वो देखिए। तो भाई नीलगिरी पर्वत, जो हमारा नीलगिरी पर्वत है, तो इस नीलगिरी पर्वत पर ही हमारी प्रमुख चोटी पाई जाती है, जिसे हम डोदो बेटा कहते हैं, दादो बेटा। ठीक है, क्या कहा जाता है, दादो बेटा के नाम से जाना गया है, और जो कि नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। किसकी ऊंची चोटी है, नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। और जबकि अगर हम इसके दूसरे पार्ट की बात करते हैं कि भाई दूसरे पार्ट में क्या है,
चलिए देखिए भाई, ये आपका नीलगिरी पर्वत, ठीक। अब इस नीलगिरी पर्वत पर ही आपकी चोटी पाई जाती है और जिसे हम कहते हैं दादो बेटा। क्या नाम दिया हमने इसे? दादो बेटा। क्लियर है? दादो बेटा इसे हमने नाम दे दिया, और जो कि लगभग 2637 मीटर ऊंची है। 2637 मीटर ये ऊंची चोटी है, जो कि नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। किसकी? नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। जबकि हम बात कर रहे हैं भाई दक्षिण भारत की दूसरी सर्वोच्च ऊंची चोटी है, वो है आपकी दादो बेटा। दक्षिण भारत की दूसरे स्थान पर जो है कि जो चोटी है वो है आपकी दादो बेटा। तो भाई पहले स्थान पर क्या है, समझ में आ गया? पहले स्थान पर क्या रही होगी? तो पहले स्थान पर जो है भाई आपकी वो है अन्नाईमुड़ी। क्या है? अन्नाईमुड़ी। क्या है? अन्नाईमुड़ी है, और जो कि भाई लगभग कितनी ऊंची है? 2695 मीटर। क्लियर हो गया? 2695 मीटर ऊंची चोटी है, जो कि अन्नाईमुड़ी है, जो कि नीलगिरी पर्वत से। और जो आपको ये गैप दिखाई दे रहा होगा भाई, इन दोनों के बीच में जो गैप दिखाई दे रहा है, तो ये आपका पालघाट गैप कहलाता है, या हम इसे पालघाट दर्रा कहें, ठीक है। इसे हम पालघाट गैप कहते हैं। क्या कहते हैं? पालघाट गैप कहा जाता है, या पालघाट दर्रा कहा जाता है, जो कि भाई यहां पर जो हम बात करते हैं ऊटी बात करें, या उटकमंक की बात करें, उटकमंक, तो ये क्या है भाई? प्रसिद्ध स्थल हैं यहाँ के, जो कि इस प्रकार से इस क्षेत्र में बसे हुए हैं, यहीं पर बसे हुए हैं ये दोनों के दोनों। क्लियर हो गया? अब इसके बाद में जब हम बात करते हैं कि भाई अन्नमलाई पर्वत पर ही, ये कौन से पर्वत पर स्थित है? अन्नमलाई पर्वत पर स्थित है आपकी अन्नाईमुड़ी, जो कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी। और जबकि अगर प्रश्न बनेगा भाई नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, तो दादो बेटा 2637 मीटर, और अगर दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी 2695 मीटर अन्नाईमुड़ी। और इन दोनों के बीच में जो है कि उपस्थित है आपका पालघाट दर्रा। इन दोनों के बीच में क्या बसा हुआ है? पालघाट दर्रा है, जो कि केरल और तमिलनाडु राज्य को आपस में जोड़ता है। क्या करता है? पालघाट दर्रा जो है कि भाई क्या काम करता है? केरल और तमिलनाडु राज्य को आपस में जोड़ने का काम करता है। केरल और तमिलनाडु राज्य को आपस में जोड़ने का काम करता है। और ऐसा ही नहीं है, अगर हम इसमें और भी कई बात करते हैं, तो भाई पश्चिमी घाट के अंदर अनेक ऐसे दर्रे उपस्थित हैं जो कि इन क्षेत्रों को बांटने का काम करते हैं। यानी कि इन क्षेत्रों को बांटने का जो काम किया जाता है वो दर्रों के द्वारा माध्यम से होता है। जैसे कि हम लोग बात करते हैं कि भाई पश्चिमी घाट में प्रमुख दर्रे पाए जाते हैं। जो हमारा पश्चिमी घाट है, तो इस पश्चिमी घाट में प्रमुख दर्रे उपस्थित हैं, प्रमुख दर्रे उपस्थित हैं। ठीक है, जैसे कि हम बात करते हैं भाई
थालघाट दर्रा। तो भाई थालघाट दर्रा क्या काम करता है? इसमें भाई मुंबई, कलकत्ता, नागपुर, इन सभी के रेल मार्ग होकर के इसी दर्रे से होकर के गुजरते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं भाई भोरघाट दर्रा, जो कि भाई मुंबई, पुणे, बेलगांव, इन सभी को आपस में जोड़ने का काम करता है। कौन सा है? भोरघाट दर्रा। भोरघाट दर्रे की हम बात करें, थालघाट दर्रा है, पालघाट दर्रा है, तो अभी हम बात कर चुके हैं पालघाट दर्रा। ठीक है, पालघाट के साथ साथ हम यहाँ पर बात करते हैं आपके सैनकोटा। किसकी बात होगी? सैनकोटा। तो ये प्रमुख दर्रे हैं जो आपके पश्चिमी घाट में स्थित हैं। तो भाई थालघाट दर्रा क्या काम करता है? मुंबई, नागपुर और कलकत्ता, इन सभी के रेल मार्गों को, जो रेल मार्ग हैं वो इसी दर्रे में बने हुए हैं। और भोरघाट दर्रा भाई मुंबई से पुणे जाने का रास्ता है। पालघाट जहाँ अभी कवर कर चुका हूं भाई, केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है। ठीक है, सैनकोटा क्या काम करता है भाई? कार्डेमम पहाड़ियों के माध्यम से जो है कि इसे तिरुवनंतपुरम को मदुरै से जोड़ता है। जो हमारे तमिलनाडु और केरल के कुछ राज्य हैं या डिस्ट्रिक्ट, जो हमारे कुछ क्षेत्र हैं, तो तिरुवनंतपुरम को जो है कि मदुरै से जोड़ने का काम करता है। तो ये भाई इस प्रकार से ये पूरा का पूरा ये हमारा पश्चिमी घाट फैला हुआ है यहां तक। क्लियर हो गया? अब इसके बाद में हम लोग बात करते हैं आपके किसके बारे में? पूर्वी घाट के बारे में चर्चा करेंगे। तो मैं यहां पर उसे कंप्लीट कर लेता हूं भाई। तो ये कौन सा पर्वत है? नीलगिरी पर्वत है। और ये कौन सा पर्वत है? अन्नमलाई पर्वत। ठीक है, तो ये सभी क्या है? ये हमारे पश्चिमी घाट में उपस्थित हैं। कहां उपस्थित हैं? पश्चिमी घाट में उपस्थित हैं। यहां तक समझ में आ गया होगा आप सभी के। समझ में आ गया होगा भाई आप सभी के। तो इस प्रकार से हम पश्चिमी घाट को कवर कर रहे थे। हम इसे पूरा का पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। और इसके बाद देन जो हम नेक्स्ट लेक्चर करेंगे भाई, वो आपका रहेगा, क्या रहेगा? पूर्वी घाट रहेगा। किसे कंप्लीट करेंगे? हम लोग पूर्वी घाट को कंप्लीट करेंगे। और पूर्वी घाट को कंप्लीट करने के बाद जब हमारे कुछ पॉइंट्स होंगे, जो हमारे कुछ पॉइंट रहेंगे, उन पॉइंट्स को हम कवर करेंगे, जिसमें कि हम दक्कन के पठार को अभी बहुत सारा है, जिस पे कि हम अभी बहुत सारे लेक्चर होंगे। यानी कहने का मतलब कम से कम 3 या 4 क्लासेस रहेंगी आपके दक्कन के पठार पर। क्योंकि दक्कन का पठार जो है कि एक बड़ा विशाल भाग है हमारे भारत का। क्योंकि इसमें भाई प्रायद्वीपीय भारत जो है कि पूरा बसा हुआ है। पूरा का पूरा प्रायद्वीपीय भारत इस पठारों पर बसा हुआ है। तो यहाँ पर हम उनकी पहाड़ियों के बारे में, उनके पर्वतों के बारे में, चोटियों के बारे में, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम कवर करने जाएंगे। और आज हम इस लेक्चर को भाई यहीं समाप्त करते हैं। और आगे जो है कि हम बात करेंगे आपके पूर्वी घाट पर। तो सभी लोग बने रहिए, सभी लोग बने रहिएगा भाई। और जैसा कि आप सभी को जानते हैं कि हमारा जो उड़ान पढ़ाई अड्डा है, जिस पर कि आपको भाई वीडियो, जो भी आपकी क्लासेस चल रही हैं, तो आप समय से सारी क्लासेस को लेते रहिए और हम निरंतर आपके साथ बने रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।